नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अवनीश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। सर प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में भाषण समाप्त हुआ है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर करीब 10 घंटे की चर्चा शुरू हुई है लोकसभा में। उसका श्री गणेश किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल राज्यसभा में शुरू होगी, उसका श्री गणेश गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वंदे मातरम का जो इस समय स्वीकृत वर्जन हमारे सामने रहता है, जब भी उसका गायन होता है कहीं, वो एक्चुअल में खंडित है, उसके टुकड़े किए गए थे। और वो टुकड़े किसने किए थे, इसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके बाद जब गौरव गोगोई खड़े हुए तो उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का नेहरू के प्रति जो प्रेम है वो अलग-अलग मौकों पर कितनी बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी नेहरू जी का कितनी बार नाम लिया। इसके अलावा जब ये अलग-अलग मौकों पर जो बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं, उन पर जब प्रधानमंत्री बोले तो नेहरू का कितनी बार उल्लेख किया। अवनीश जी, नेहरू के कारनामे ही इतने ज्यादा हैं कि कोई प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री किसी विषय पर बोले, तो नेहरू ने जो कारनामे करके छोड़े हुए हैं, जो समस्याएं इस देश के सामने छोड़ी हुई हैं, उनको कोई अनदेखा कर सकता है क्या? और आज भी प्रधानमंत्री ने ये कहा, ये आज की पीढ़ी को जानकारी दी, पुरानी पीढ़ी को तो जानकारी है कि साहब किन स्थितियों परिस्थितियों में आनंद मठ की पूरी भूमिका बताते हुए, पृष्ठभूमि बताते हुए, किस तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में ये पंक्तियां पहली बार आई, राष्ट्रगीत पहली बार आया, जिसको बाद में अंगीकार किया गया। और किस तरह 1905 में अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने कहा कि ये तो राष्ट्रगीत जैसा लगता है, या इसको तो राष्ट्रगीत का दर्जा होना चाहिए। उस संपूर्ण जो वंदे मातरम था उसको राष्ट्रगीत बताया था। उसके टुकड़े किए बाद में मुस्लिम लीग और जिन्ना के एक नारे की वजह से, विरोध की वजह से, जहां आप बैठे हैं लखनऊ में 15 अक्टूबर 1936 में 36 उन्होंने इसके विरोध में नारा बुलंद किया। और नेहरू इतने डर गए कि कलकत्ता में ही उन्होंने मीटिंग बुलाई और वहीं इसके जो है टुकड़े कर दिए, कलकत्ता में, बंग भूमि में, जहां उसका जन्म हुआ था। और प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि वंदे मातरम के टुकड़े करने का मतलब ये था कि आपने विभाजन की भूमिका तय कर दी थी। जी। बिल्कुल सर। सर अगर किसी परिवार के, चाहे वो राजनीतिक परिवार हो, पार्टी भी परिवार ही होता, कम से कम प्रधानमंत्री अपने पार्टी को तो परिवार ही कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी को अपनी माँ तक संबंध भी सीधे सीधे साफ किया कि पार्टी तो मेरे लिए माँ है। लेकिन अगर किसी परिवार के सबसे बड़े मुखिया, ऐतिहासिक मुखिया का नाम वर्तमान प्रधानमंत्री बार बार लें, तो इसमें तो उन्हें गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि भारत को बनाया, एक तरह से भारत को आजादी नहीं किया, मतलब भारत को जन्माया कांग्रेस ने, वो तो ये दावा करती है कि हमने पैदा किया भारत को। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नेहरू, जिन्होंने 2 पैरे की शपथ ली थी, और जब ये कहा जाता है कि कांग्रेस की नकल कर रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, नेहरू की नकल कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि भाई आज तक और भविष्य में भी जितने लोग आएंगे प्रधानमंत्री, वो सारे नेहरू की नकल करेंगे। भैया ये भी चलो मान लेते हैं,
और मैं एक आधार भी दे देता हूं कांग्रेसियों को कि जो 2 पैरे की शपथ नेहरू ने ली थी, वही शपथ अब तक के प्रधानमंत्री और आगे आने वाले भी प्रधानमंत्री लेंगे। तो आप कह दीजिए कि नेहरू जी ने जो शपथ लिया था उसी नकल को करके सब लोग जो है नेहरू की नकल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, ये आपकी बुद्धि पर ही आएगा। सवाल ये होता है कि आपने कहा ना कि कारनामे, सर इनके भूत के ही कारनामे नहीं है। भूत का मतलब मैं पास्ट काल बता रहा हूं, दूसरा दर्शक ना समझ लें। इनका वर्तमान वो कितना कांडकारी है कि हमें आपको हर दूसरे दिन उस व्यक्ति पर चर्चा करनी पड़ती है और हमारे दर्शक नीचे कहते हैं कि आप लोग फिर राहुल गांधी को पकड़ लिए चर्चा करने के लिए। सर इन लोगों के कांड वाकई ऐसे हैं और इनके भूत से लेके प्रारंभ से लेके और आज वर्तमान और बीच में इनका जो मेडुअल हिस्ट्री इनके हिसाब से जो इनका मुगलिया दौर था उसमें भी आप देख लीजिए। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना बीच का मॉडर्न हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री। तो मनमोहन सिंह के कांड क्या कम थे, सोनिया गांधी के कांड क्या कम थे, राजीव के कांड क्या कम रहे, इंदिरा जी के कांड क्या कम रहे। इक्का दुक्का हटा दीजिए सर, कोई वीर सपूत आ गया बीच में, शास्त्री जी आ गए, कुछ क्षणों के लिए चले गए और उसके बाद तो सर गुलाम वंश का शासन जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही दौड़ा दौड़ा कौन दौड़ा, देवगौड़ा देवगौड़ा। इस तरह के भी दौर इस भारत के लोकतंत्र ने देखे हैं, प्रधानमंत्री देखे हैं। सवाल ये है सर कि प्रधानमंत्री जी के लिए मैं एक बात कहता हूं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कैसे वो सही समय, सही जगह, सही अवसर का चुनाव करते हैं। बिल्कुल। 2017 प्रधानमंत्री जी को 2-2.5 साल हो गए थे प्रधानमंत्री बने हुए और मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2016 और 2017 के बीच जब उन्होंने उज्ज्वला योजना, उनकी जो एक बहुआयामी योजना है उज्ज्वला योजना, क्योंकि मुझे याद आता है दर्शकों के सामने ये रख देना भी, क्योंकि ऐतिहासिक चर्चा इस समय हो रही है, 150 साल वंदे मातरम के उस पर चर्चा हो रही है। तो जरा कुछ पुराने उसी हाउस, भले वो सदन बदल गया हो, अब नया सेंट्रल विस्टा में हो, लेकिन लोहिया जी ने उसी सदन में इंदिरा जी से कहा था कि इंदिरा मैं तुम्हारा कभी विरोध नहीं करूंगा, मेरे माताओं बहनों की आंखें वो फूट जा रही हैं धुएं से, कोई धुआं रहित चूल्हे का इंतजाम कर दो। वो सपना उज्ज्वला योजना से पूरा किया और उन्होंने बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला बलिया, जहाँ उसका से चुनाव किया उज्ज्वला जी, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। जी। जी। जी, बागी बलिया धरती का नाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा, पूर्वांचल का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध जिला है कई मायनों में। उसका चुनाव किया। तो जब उसका चुनाव हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जितने पॉलिटिकल पंडित, यहां तक कि जितने पत्रकार, जितने राजनीतिक विश्लेषक, सबने ये अनुमान लगाया कि साहब देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है 17 का और प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के लॉन्च के लिए बलिया का चुनाव किया है। मैं अपने किसी सांस्कृतिक दायित्व के चलते उस कार्यक्रम में मौजूद था। बहुत बड़ी जनसभा थी, बहुत बड़ा, मतलब इतना था कि हम जैसे जो थोड़े बहुत सुविधा भी पाए हुए थे कार्यक्रम और जिम्मेदारी के चलते, उन्हें भी, मतलब मुझे कम से कम 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। ये स्थिति थी। सर जब तक प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू नहीं किया तब तक किसी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी, सिवाय इसके कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गर्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने बलिया का चुनाव किया है। कोई सोच नहीं सकता था। और जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तब लोगों का भ्रम टूटा, अरे यह व्यक्ति इतने महीन काम करते हैं, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग। प्रधानमंत्री ने शुरू किया, वही भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि बलिया पूरे देश में वो जिला है जहां आबादी के मुकाबले सबसे कम एलपीजी कनेक्शंस हैं। अब आप कल्पना कीजिए सर, जो व्यक्ति अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना, जन कल्याण की इतनी बड़ी योजना उज्ज्वला को लॉन्च करने के पीछे इतनी माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं और सब धराशायी रह गया कि उत्तर प्रदेश के माहौल, अरे वो तो बाई प्रोडक्ट में उन्हें मिल ही गया। लेकिन अगर वो जिला कहीं बंगाल का निकलता तो निश्चित प्रधानमंत्री बंगाल के उस जिले का चुनाव करते। 150वीं आज जब वंदे मातरम को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो आप देखिए सर, अक्सर ये होता है, आपने इंट्रो में बताया
कि प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया, ज्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि प्रधानमंत्री यानी नेता सदन सबसे बाद में बोलते हैं किसी भी चर्चा में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया है। जो लिस्ट प्रधानमंत्री वक्ताओं की थी उसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर, उसके बाद अनुराग ठाकुर, विप्लव देव, बांसुरी, स्वराज, संबित पात्रा, तेजस्वी सूर्या, संतोष पांडे, सौमित्र खान और राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री सबसे पहले लीड ले रहे हैं और राजनाथ सिंह इस चर्चा को विराम देंगे लोकसभा में। कांग्रेस की भी लिस्ट है, विपक्ष के कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, अखिलेश यादव भी बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से ये सारे नाम। सवाल ये होता है सर कि प्रधानमंत्री के मुंह से इधर तो मैकाले मैकाले कई बार सुनाई दे गया। पहली बार मैकाले का जिक्र प्रधानमंत्री ने कब किया था? अगर दर्शक इसको गूगल करेंगे तो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं, सब कुछ बता देने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद एक लंबा गैप लिया प्रधानमंत्री ने, और जब धर्म पताका, धर्म ध्वजा का आरोहण कर दिया श्री राम जन्मभूमि पर, उस परिसर से क्या किसी को उम्मीद थी कि वो मैकाले शब्द का उच्चारण भी करेंगे? मैंने तो नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि वो कुछ और बातें करेंगे, लेकिन धर्म की स्थापना, धर्म ध्वजा की स्थापना करने के बाद उन्होंने मानसिक गुलामी को न सिर्फ जिक्र किया बल्कि एक तय कार्यक्रम की रूपरेखा राम मंदिर परिसर से उन्होंने गुलामियत के खिलाफ कर दिया। और उसके तुरंत बाद आप देखिए, अब वो गैप नहीं कर रहे। अभी कन्क्लेव हुआ एक किसी उसका प्रकाशन समूह का या चैनल का, इंडिया, वो कन्क्लेव जो हुआ वहां उन्होंने फिर मन की बात में फिर आप उनके जरा एक्स पोस्ट देख लीजिए, वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने ये जो पूरी योजना बना के रखी थी उसका चुनाव उन्होंने राम मंदिर का परिसर किया। धर्म पताका फहराने के बाद, सनातन के संवर्धन को एक लेवल तक स्थापित करने के बाद अब वो सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का वातावरण बना रहे हैं। और कहते हैं ना सर कि मदद फिर उन्हीं की करता है जिनके इरादे नेक होते हैं। क्या ये तुक है कि 150वीं वंदे मातरम का मामला आज ही आना था, इसी समय आना था? ये संयोग आप देखिए और उसका उपयोग देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से कह रहे हैं। क्या कोई कांग्रेसी अपने इस इतिहास के कलंक से मुक्त होगा कि बंकिम बाबू के उस पूरे गीत को किस तरीके से केवल मजहबी प्रेशर के अंदर, आपने भला ही जिक्र किया कि अवध की जिस धरती पर मैं बैठा हूं यहीं बेगम हजरत महल पार्क में जिन्ना ने चैलेंज किया और डर के पंडित नेहरू ने वो कांड कर दिया। तो ये अब इस देश के संस्कृति का पुनर्लेखन है। और मैं जो 2014 को पॉलिटिकल रिजिम चेंज की बजाय कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूं, मुझे इस बात से अब संतोष होता है कि अब वो सारी चीजें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं कि 11 साल भारत की इकोनॉमी को, भारत की फिजिकल ग्रोथ को, भारत की जो रक्षा ग्रोथ है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बाद, लोगों का विकास करने के बाद, सड़क, नाली, पुल, पुड़िया, एक्सप्रेसवेज और तमाम क्षेत्रों में भारत को भौतिक रूप से आगे करने के बाद अब सांस्कृतिक आजादी की तरफ, और उसके तरफ नहीं, अब वो काम शुरू हुआ है सर। नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं हमें मैकाले से मुक्त होना है। ये काम वो पहले कर चुके होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पलक झपकते नई शिक्षा नीति आई और कल सुबह से सारा बदल जाएगा, नहीं। एक 10 साल का, एक दशक का पूरा समय नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ा हुआ जो बच्चा छोटा सा, जब वो अगले 10-12 साल के बाद कॉलेज और कॉलेज से पास आउट होके पर करीब 1.5 दशक के बाद आपको पहला खेप प्राप्त होगी जो इस नई शिक्षा नीति से निकल के आएगी, जो भारतीय भाषाओं में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे और पाठ्यक्रम हो, उसमें जब वो कौशल विकास के साथ भारतीय पद्धति पर निकल के आएगी नई शिक्षा नीति से, तो जब नई शिक्षा नीति को वो लागू कर चुके होते हैं, इतिहास के पुनर्लेखन, और उसके, मैं पुनर्लेखन नहीं कहूंगा, इतिहास के शुद्धिकरण, एसआईआर अगर मतदाता का शुद्धिकरण है तो इतिहास के शुद्धिकरण का काम जब भारतीय इतिहास के जो संविधान, वो अनुसंधान परिषद है, वो जब इस तरह के काम कर रहे हैं, चैप्टर्स को दुरुस्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, जब चैप्टर्स को दुरुस्त किया जा रहा है, इतिहास को दुरुस्त किया जा रहा है और
एक बिगड़े हुए इतिहास को अयोध्या में फिजिकली दुरुस्त करके दिखाया जा चुका है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अभी परसों पूछा उसी कॉन्क्लेव में कि साहब आप लोग कहा करते थे कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप ध्यान दीजिएगा शब्दों का, योगी आदित्यनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं, शब्दों का चुनाव बड़ा परिमार्जित ढंग से करते हैं। उन्होंने कहा हम सारी जगहों पर जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इन 2 जगहों पर जाएंगे। और सीताराम गोयल साहब की अगर लिस्टेड डॉक्यूमेंटेड सबूतों के आधार पर ही 1800 के जो वो रिकॉर्ड हैं उनकी पुस्तक में, अगर उनको ही मान लें, वैसे तो संख्या 30,000 32,000 से जाती है, चलिए मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम सारी जगहों पर जाएंगे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति वो कहते हैं, तो सर ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरा समय। और एक चीज और सर, आज भी मैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने मुझे चौंकाया है। मैं उम्मीद किया था कि कांग्रेस आज भी अभद्रता करेगी संसद में, आज भी उछलकूद करेगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को या तो चली नहीं है, या उन्होंने अपना दिमाग चलाया नहीं है, या ये आउट ऑफ सिलेबस था। वंदे मातरम, खंडित वंदे मातरम भी उस व्यक्ति को याद नहीं होगा सर, जिसके मंच पर रहते हुए राष्ट्रगान की जगह कुछ और बज जाता है। आप सोचिए जरा। तो ऐसे बांग्लादेश व्यक्ति का बांग्ला तो ऐसे में मैं ये उम्मीद कर रहा था कि उद्दंडता आज करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। हालांकि ठीक है, अखिलेश यादव अभी बोल रहे हैं, कोस रहे हैं इस तरह के छद्म, वो जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने फहराया नहीं, उन्होंने फहराया नहीं, ठीक है, वो चलता है, मैं इसे अच्छी तरह से लेता हूं। आप विपक्ष हैं, आपका कहना है, आप कहिए। लेकिन सर जिस तरीके से आज विपक्ष खामोश रहने और मैं से नैतिक औकात में रहने की स्टेज पर पहुंचा है, उसे 2 लोग देख रहे हैं। एक तो यह देश देख रहा है, जिसको प्रधानमंत्री उद्धृत कर रहे हैं, लगातार करेंगे। नेहरू की उन गलतियों को, उन सरेंडर्स को, ये सरेंडर नरेंद्र कहते हैं, नेहरू ने किस तरीके से जिन्ना के सामने सरेंडर किया, उसको जिस तरीके से याद दिला रहे हैं पीढ़ियों को, आपने बिल्कुल सही कहा। उसी के साथ मुसलमान भारत का वंदे मातरम जो कहता है कि मैं नहीं कहूंगा, वो अपनी पीठ दीवाल पर लगा के दूसरा पैर उसी दीवाल पर टिका के ऐसे बांध के हाथ, और आज इस भारत के विपक्ष को इंक्लूडिंग कांग्रेस उनकी तरफ देख रहा है कि इन्होंने हमें मूर्ख बनाया है और मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा पर और एनडीए पर और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। उसका कारण 2014 से इस देश में मुस्लिम वोट बैंक को कम से कम नरेंद्र मोदी की राजनीति ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, नल एंड वाइट कर दिया है, उनके न चाहने के बावजूद तीसरी बार सत्ता में। लेकिन जिनके कंधे पर बैठ के इतने साल सरकार चलाई, जिन्हें खोखले तरीके से बेवकूफ बनाते रहे, आज जब भारत अपने सांस्कृतिक रिवर्सल की तरफ रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहुंच रहा है, और मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं सर, कि किसी बीमारी को जब इंजीनियरिंग की शैली में पकड़ा जाता है तो रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है, बिल्कुल। और मामला पकड़ा आता है। पुर्जा पुर्जा खोलते रहिए, आप बिल्कुल उसको समझ जाएंगे और फिर आप उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। यही हो रहा है। ये भारत के सांस्कृतिक रिवर्सल का काम है, और जिसको ये मजबूर हैं खामोश होके देखते रहने और सहने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि सनातन जाग गया है और भारत का मतदाता जाग गया है। भारत के मतदाता का शुद्धिकरण हो रहा है एसआईआर से, और वो शुद्ध मतदाता भारत की संस्कृति को एक बार फिर से शुद्ध कर रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत धीरज से 11 साल का काम किया। पहले पेट भरा, सड़कें दी, बिजली दिया, सुविधाएं दी, हर घर शौचालय दिया, हमें काम करने पर लगाया, ये बताया कि हम थर्ड इकोनॉमी बन सकते हैं, बताया हम स्पेस पर क्या कर सकते हैं, ये बताया कि हम रक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, ये बताया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हमारी क्या स्थिति हो सकती है। उसके बाद फिर अपने घर को दुरुस्त करने का प्रयास किया, जो हमारी कोई सभ्यता है। मैकाले का विनाश और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है, और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने। जी। अरे साहब, देशवासियों का जो मनोबल है, वो इस समय कहाँ है, इसी से अंदाजा लगाइए कि
एक के बाद एक 3 चैंपियनशिप जीती हैं अभी हमारे जांबाज लड़कों ने और लड़कियों ने। तो ये पता लगता है। मैं दर्शकों को ख़ास तौर से जो युवा हैं, उनको भाव बता दूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम मूल गीत का भाव। और कौन-सा गीत है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योतिस्ना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमिदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये तो स्वीकृत है। इसके 2 पैरे लास्ट के हटाए गए थे, एक और स्वीकृत है। लेकिन उसका मैं जो मूल जो विखंडित है वो नहीं, जो मूल है उसका भावार्थ बता देता हूँ, और वो भी गद्य में। तो इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि कांग्रेस को तकलीफ क्या है, या मुस्लिम लीग को तकलीफ क्या हुई है, क्यों हुई है? आखिर कोई वजह तो होगी। तो सुन लेते हैं। हे माँ, तेरी धरती जल से भरपूर है, फल फूल से लदी हुई है, मलय पर्वत की ठंडी सुगंध से शीतल है, खेतों में लहलहाती फसल से आच्छादित है, तेरी रातें चांदनी से नहाकर पुलकित हो उठती हैं, और वृक्ष खिले फूलों और पत्तों से सजे रहते हैं। तो मुस्कान बिखेरने वाली, मधुर वाणी बोलने वाली, सुख देने वाली है। तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज गगन में गूंजती है, और करोड़ों भुजाओं में तलवारें और अस्त्र शस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है माँ? तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है, और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान है, धर्म है, हृदय में है, और तू ही जीवन का सार है। तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है, और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं माँ। तू ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है। कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी है। तू माँ सरस्वती है। हे निर्मल माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और ये तो भारत आपत्ति ही माता के आपत्ति है लिए सर। कहा गया, मातृभूमि के लिए कहा गया। जो आपकी जननी है, जिसकी कोख में आप रहे हैं, जिसने आपको जना है, उसके प्रति भी अगर आपका ये भाव है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जी आपत्ति ही अवधि। आपत्ति है सर। आपत्ति ही आपत्ति है। उन्हें आपत्ति है जो आज कहते हैं कि जब बहुत जुर्म होता है तो जिहाद करना होता है। तो जुर्म की परिभाषा क्या है उनके यहाँ? जब तक पूरे गोले पे, जब तक पूरी पृथ्वी पर एक भी अल्लाह को न मानने वाला व्यक्ति, जिसे वो काफिर कहते हैं, वो अस्तित्व में है, तब तक उनके साथ जुर्म हो रहा है, उनके अल्लाह के साथ जुर्म हो रहा है। ये हमें बताते हैं कि दरअसल आंतरिक रूप से जब हम अपने आप को चैतन्य करते हैं, वो जिहाद का मतलब है, पवित्र है जिहाद का मतलब। खत्म हो गया वो समय सर। अब आपकी किताबों को भी पढ़ा जा रहा है, और आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से उसे समझा जा रहा है। जिन्हें आप काफिर कहते हैं ना साहब, वो समझ रहे हैं, और आपके असली मतलब को समझ रहे हैं। ये जिन्ना वाला समय नहीं है कि जब नेहरू ने हमें मूर्ख बना लिया, और जिन्ना ने अपने शातिराने चाल से इस धरती के 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन जहरीले जीव जंतुओं की, अलगाववादी मानसिकता की और काफिर समझने वालों को यही मूर्ख बना के, या नेहरू के जानते, गांधी के उसमें शामिल रहते,
और ये हमारी पीढ़ियों के साथ हमारे साथ धोखा किया है कांग्रेस ने सर। जब हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें एक साथ नहीं रह सकती थी, तो क्या कॉलर पकड़ के आज के कांग्रेसी नेताओं से और जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसके अगुवाई कर रहे हैं, जो उसके मालिक बने बैठे हैं, उनके कॉलर पकड़ के, उनके गिराबान पकड़ के हमें, हमारी संततियों को पूछना नहीं चाहिए कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ये तो उसी तरह से है सर कि हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने कोई जमीन लिखवाई और कहा कि हम अपने बच्चों के लिए इस पर घर बनाएंगे, इसमें खेत उगाएंगे, खेत तैयार करेंगे, इसमें बाग बगिया तालाब बनाएंगे, जिस पर हमारे नाती पोते, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो खेलेंगी। और जिसने जबरिया एक हिस्सा कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं लगाने देंगे, हमें अलग कर दो, और अलग कर दिया, उसके बावजूद भी उसने अपना कब्जा यहां बरकरार रखा और हम सिमटे हुए हैं आज भी। हम अपने आसपास हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर राज्य में पाकिस्तान लेके बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस अपने आप को निकृष्ट न जाने कैसे क्लेम करती है कि हमने आजादी हासिल की। तुमने हमें धोखा दिया है, हमने जलील किया, हमें लूटा है तुमने। ये हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए आज। तो जिन्ना तो बिल्कुल सही थे, जिन्ना कहीं गलत नहीं। उन्हें आपत्ति थी, उस आदमी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और राजनैतिक और नैतिक नपुंसकता नेहरू ने दिखाई, क्योंकि नेहरू की नीयत ठीक नहीं थी। और मैं गांधी को इसमें से अलग नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री गांधी को उपयोग करते रहें, कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी से 100% सहमत ही रहूं। ठीक है, उनकी एक दूसरा ऑरा है, उनको देखने की दूसरी दृष्टि होगी, हो सकता है मेरी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती हो, लेकिन ये इस देश के हिंदुओं के साथ अगर सबसे बड़ा महाधोखा विश्व में कोई, ब्रह्मांड में कोई अगर एक उदाहरण मिलता है तो जो कांग्रेस ने हमारे साथ किया। जब उन्हें बंकिम बाबू का पूरा वंदे मातरम स्वीकार नहीं था, तो तुमने वो आबादी यहां पर स्वीकार क्यों की? ये आज कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए। और तो और उनके मुंह से ये कहलवाते रहे 2014 के ठीक पहले तक और बाद तक भी, शुरुआत के 1-2 साल, कि हमने एहसान किया है, हम बाई चॉइस यहां पर हैं। एहसान किया तुमने? अरे कांग्रेसियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मुस्लिम लीग को जिताया, कांग्रेसियों को हराया इसी उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार की धरती से, और जिन इलाकों ने मुस्लिम लीग को हराया और कांग्रेस को जिताया, वहां पाकिस्तान और ये आज का बांग्लादेश बनवा दिया, और जहां मुस्लिम लीग को जिताया उन सबको यहीं रहने दिया। ये यहीं पड़े, एक नहीं गया सर। इसी अवध में बैठा हुआ राजा महमूदाबाद, जो जिन्ना का ट्रेजरार था, जिसने फंड किया जिन्ना को, उसकी संततियां आना जाना करती रही। वो तो कहिए शत्रु प्रॉपर्टी अधिनियम ले आके केंद्र सरकार ने उसको वापस न देने का रास्ता बना दिया, वरना शत्रु अधिनियम प्रॉपर्टी वाला नहीं बना होता तो उसकी संततियां आके आज भी पाकिस्तान बनवाने के बाद आधा लखनऊ लेके बैठी होती। तो ये क्या बात करेंगे सर? भला हो, ये जन मीडिया का युग है, लोक मीडिया का युग है, स्वतंत्र मीडिया का युग है, हर हाथ मोबाइल है, और लोग उधर उनको भी पढ़ रहे हैं, इनको भी पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर सदन के अंदर, क्योंकि ये इतिहास में जो सदन में बातें होती हैं वो रिकॉर्ड होती है, पीढ़ियों तक रहती है, हमेशा के लिए रहती है। लेकिन कम से कम कांग्रेस के पास कोई नैतिकता नहीं है ये पूछने की। कांग्रेस अपने फ्रॉड का जवाब दे पहले। तुम गंगा और जमुना की फर्जी टोटियां बहाते थे। मां भारती का पूरा, मैं तो उसे श्लोक कहूंगा, मैं गीत क्या कहूं, वो इतनी महान चीज है। मां भारती की स्तुति को तुमने स्वीकारा नहीं, और जिस आधार पर बंटवारा हुआ उन जंतुओं को यहां स्वीकार लिया। तो आज नेहरू और गांधी हमारे सामने नहीं है,
लेकिन उनकी संततियां हैं जो अपने आप को उनकी संततियां कहती हैं, फर्जी रूप से गांधी लगा के, उन्हें जवाब देना चाहिए। ये अपराधी हैं सर, एक एक हिंदू के अपराधी हैं ये, एक एक सिख के अपराधी हैं ये, एक एक पारसी, बौद्ध, ईसाई के अपराधी हैं सर। मैं उसमें सबको शामिल करता हूं, क्योंकि जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के आधार पर कलमे के नाम पर बने मुल्क का निर्माण किया, हम सबके अपराधी हैं। इन्हें पहले अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए, और सजा इनको राजनीतिक रूप से मिल रही है। ये लंबा राजनीतिक इनका वनगमन कह लीजिए, वनगमन बड़ा शुद्ध शब्द है, उसको नहीं जोड़ूंगा, लेकिन वैधव्य है, और ये वैधव्य कम से कम आगे आने वाले कुछ दशकों तक अब समाप्त नहीं होने वाला। मैं तो एक लंबा फुटप्रिंट देख रहा हूं, जिस फुटप्रिंट के बदौलत इन्होंने 65 साल अपनी सत्ता की, 11 साल में वो मजबूत फुटप्रिंट बन गया है जिसमें मैं राष्ट्रवादी सत्ता देख रहा हूं। और तो और यहाँ बचे हुए मुसलमानों से भी अपनी राजनीति और अपने फायदे के लिए काम करने और इस्तेमाल करने के लिए उनको भी इनका गला पकड़ना चाहिए। देश अब इनको मौका देने वाला नहीं है अवनीश जी। इनकी वापसी असंभव ही लग रही है। हालांकि राजनीति में असंभव शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा ठीक खतरे बात से है। भरा हुआ रहता है। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छी लगी है ये चर्चा, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें, फॉरवर्ड करें ग्रुप्स में अपने मित्रों को। ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा होती है। उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम।